आज हम बीपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट जो प्रीलिम्स का सेट है उसका दूसरा नंबर आज हम डिस्कशन करेंगे। पहला है जो इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ये 100 क्वेश्चन का हमारा सेट है जो बीपीएससी प्रीलिम्स 71 बीपीएससी के लिए विशेष रूप से लाभदायक होंगे और सभी एग्ज़ाम दरोगा हो या बीपीएससी के अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर जीके जीएस का मतलब बोलबाला है उसमें ये क्वेश्चन अवश्य यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए तो डिस्कशन शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो बुकर पुरस्कार है 2025 वाला वो मिला है बानू मुश्ताक को। देखिए बानू मुश्ताक है ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनका पुस्तक था हार्ड लैम्प। क्या था पुस्तक? हार्ड लैम्प पुस्तक था जिसको 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इसका अनुवाद है जो दीपा विष्ट के द्वारा किया गया है। ये बानू मुश्ताक है ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। वही जानते हैं 2024 में गीतांजलि श्री को मिला था रेत के समाधि के लिए। तो पहला का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर से सम्मान पहल की 2025 में कहाँ प्रारंभ किया है। तो देखिए सबसे पहले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है जो केंद्रीय पतन और पोत परिवहन एंड जलमार्ग मंत्रालय इनके नेतृत्व में है। तो सागर से सम्मान है जो योजना है जो ये शुरू किए हैं महाराष्ट्र मुंबई में ये योजना शुरू किए हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो परिवहन है नौ परिवहन है जो उसमें महिला की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि जो जल मार्ग है वो उसके यान में महिला की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह पहल का प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए। तीसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसके 2025 में जो थीम है तेज़ी से कार्य करना। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया है उसका थीम है तेज़ी से कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा चौथा नंबर कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। देखिए बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है कि न हम आयात करेंगे न ही निर्यात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। यानी कि न किसी देश से हम कुछ मंगवा रहे हैं न किसी देश को कुछ भेज रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं और खुद ही उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कोई और देश से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो देखिए डी नंबर है, न आयात और न ही निर्यात, ये हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था। देखिए सहायक संधि है प्रारंभ सबसे पहले है जो डुप्ले के द्वारा किया गया था और ये डुप्ले है जो फ्रांस के रहने वाला था। वहीं सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग है जो वेलेजली के द्वारा किया गया था और ये अंग्रेज थे, ये अंग्रेज गवर्नर थे। ये लगभग 1798 से लगभग 1805 तक अंग्रेजी सेना के ये गवर्नर जनरल रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रयोग है जो वेलेजली के द्वारा किया गया है। वहीं सहायक संधि का पूछेगा प्रारंभ कौन किया था, तो ये डुप्ले किया था और डुप्ले है जो फ्रांसीसी था जबकि वेलेजली है जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या उपाय करता है। जब पूछता है कि महंगाई बढ़ जाता है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है कि नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि, बिल्कुल सही है। CRR जिसको बोलते हैं, CRR बढ़ा दिया जाता है जिससे वजह से जो तरलता लिक्विडिटी है मार्केट से क्या होती है, सूखने लगती है। फिर क्या करा, वैधानिक तरल अनुपात में वृद्धि यानी कि SLR में वृद्धि, बिल्कुल सही है। SLR का मतलब क्या होता है कि देखिए टोटल NDTL का, यानी कि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपया है तो टोटल NDTL के कुछ अमाउंट अपने पास रखेगी क्या हो जाएगा, वो SLR हो जाएगा। और जो कुछ अमाउंट NDTL का RBI के पास रखेगी वो CRR कहलाएगा। तो CRR होता है उस पर ब्याज नहीं मिलता है, यानी कि टोटल NDTL का जितना परसेंट RBI के पास रखेगी वो CRR कहलाएगा और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। वही है टोटल NDTL का कुछ परसेंट जो RBI तय करती है वो अपने पास रखती है, वो SLR कहलाती है। SLR पर वो ब्याज कमाती है। वहीं देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बैंक दर में वृद्धि, बैंक रेट में वृद्धि कर दिया जाता है जिससे से क्या होता है कि लिक्विडिटी है मार्केट से वो सूखने लगती है और जब मार्केट में रुपया ही नहीं रहेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक है जो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनकी डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर कह रहा है कि फिलिप वक्र
निम्न में से किसको संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप वक्र है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। कहने का मतलब फिलिप साहब का था कि अगर मुद्रास्फीति होगा तो बेरोजगारी नहीं होगा, अगर बेरोजगारी होगा तो मुद्रास्फीति नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई एक ही हो सकता है, यानी कि या तो महंगाई होगा या तो बेरोजगारी होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये फिलिप वक्र के द्वारा इस चीज़ को दर्शाया गया था। चलिए 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह खां उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो बी नंबर हो जाएगा 1906। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर कह रहा है क्या कि अंग्रेज ने जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता तिलका माझी को किस वर्ष और किस शहर में फांसी दिया था? तो देखिए तिलका माझी का एक अन्य नाम था जो जबरा पहाड़िया के नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो जबरा पहाड़िया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो तिलका माझी प्रसिद्ध थे। इनकी 35 वर्ष की आयु में अंग्रेज ने कब 1785 में कब 35 वर्ष की इनकी उम्र थी 1785 में भागलपुर में इनको फांसी दे दिया गया था। जिस स्थान पर फांसी इनको दिया गया है उस स्थान को बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तिलका माझी का अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम है जबरा पहाड़िया। इनको फांसी कब मिली थी? तो 1785 में भागलपुर में मिला था और 35 वर्ष की आयु में इनको फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार द्वारा पहली बार शपथ कब लिया गया था? तो पहली बार जो शपथ है वो 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लिया गया था। लेकिन संयोगवश मात्र 7 दिन मुख्यमंत्री रह पाए थे। 10 मार्च 2000 को इनकी कुर्सी है फिर चला गया था। और दूसरी बार है जो 2005 से लगभग देखिएगा तो वर्तमान तक किसी न किसी रूप में ये किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन के रूप में अब ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में ये टोटल 9 बार अभी तक शपथ ले चुके हैं। तो बिहार पहली बार कब नीतीश कुमार शपथ लिए थे? तो 3 मार्च 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता जेवी कृपलानी बिहार में कहाँ पर अध्ययन कार्य किया था? तो जेवी कृपलानी है जो मुजफ्फरपुर में ये पढ़ाई किए थे। जेवी कृपलानी का संबंध मुजफ्फरपुर में इंस्टीट्यूशन से रहा है, वहाँ पर ये रह करके पढ़ाई किए थे। जेवी कृपलानी का नाम है जब भारत आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी ही थे। उसी समय भारत है जो आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर देखिए। बिहार में हैंडलूम उत्पाद में बनारसी साड़ी उत्पादन से संबंधित जिला कौन है? तो ये जिला है जो कैमूर है जो बनारसी साड़ी उत्पादन में अग्रणी है बिहार में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 कह रहा है कि भारत का पहला सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन है जो नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है और इसका उद्देश्य है भारतीय टेक्सटाइल को ग्लोबलाइजेशन स्तर पर और ज़्यादा प्रचार प्रसार के माध्यम से और ज़्यादा डिमांड बढ़ाया जा सके ताकि और इन्वेस्टमेंट इसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। इसीलिए इसका भारत में ग्लोबल टेक्सटाइल्स इवेंट का आयोजन किया गया था और ये दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर। 14 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक, याद रखिएगा कौन सा पदक है? कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो ये मुंगेर के रहने वाले हैं चंदन कुमार है जो कांस्य पदक जीते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 क्या कह रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शांति जो आयोग है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2005 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था और इसमें अभी 31 सदस्य है और इसके सदस्य भारत को है जो 2025 और 26 के लिए 25 से 26 तक भारत को इसका सदस्य चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति निम्नलिखित में किससे संबंध है? तो देखिए नेकलेस ऑफ जो डायमंड रणनीति है ये भारत का विदेश नीति है। ये भारत का क्या है? विदेश नीति है। देखिए चाइना का एक नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ
पल्स चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति का संचालन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 कह रहा है विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लकड़ी के ग्रह है जो सब उपग्रह है जो किसके द्वारा है, तो ये जापान के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया है लकड़ी का उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, कह रहा है क्वाड समूह में निम्न में कौन सा देश आता है। तो क्वाड में है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इनके डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वाड का समूह का गठन है विशेष रूप से चाइना के प्रभाव को दक्षिण चीन सागर में कम करना है, इसी के लिए क्वाड का गठन किया गया था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान इसका नेतृत्व करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया है और इसका विषय था एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। देखिए इस आयोजन जो किया गया है प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका विषय था एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। इसका आयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ और संस्कृति मंत्रालय यानी कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये प्रथम बार आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन है। देखिए पहली बार जो ई वोटिंग है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है जो बिहार के द्वारा ऐसा प्रयोग किया गया है, 20 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के आरंभ के समय भारत राज्य में कुल कितने श्रेणी में विभाजित किया गया था, यानी कि भारतीय राज्य को है कुल कितने श्रेणी में विभाजित किया गया था। तो देखिए इसको 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था, ग्रुप ए, बी, सी और डी ग्रुप में शामिल किया गया था। देखिए ग्रुप ए में लगभग 9 राज्य था, बी में भी 9 राज्य था, सी ग्रुप में 10 राज्य को शामिल किया गया था, वहीं ग्रुप डी में 1 था जो केवल अंडमान निकोबार था। और 7वां संविधान संशोधन होता है जिसमें से क्या किया गया, ए बी सी डी का जो ग्रुप था राज्य का उसको समाप्त कर दिया गया और इसमें केवल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को शामिल किया गया। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत केवल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता मिला था, बाकी ए बी सी डी जो ग्रुप था राज्य का उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, वहीं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। यहाँ उच्चतम न्यायालय कह रहा है तो 65 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, 23 क्या कह रहा है कि दलित पैंथर्स संगठन कब और कहाँ बना था। तो देखिए दलित पैंथर्स जो संगठन है जो महाराष्ट्र में बनाया गया था और दलित के संरक्षण के लिए ये संगठन है जो बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश काल के किस एक्ट में पहली बार कंपनी शासन के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की परीक्षा का उपबंध किया गया था। तो देखिए पहली बार कंपटीशन के माध्यम से सिविल सेवा में जो नियुक्ति है वो 1853 एक्ट के तहत प्रावधान के तहत लाया गया था। इससे पहले क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते थे वही सिविल सेवक के जो सदस्य का चयन करते थे। पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, अपने प्रिय पात्र को वो लोग सीधे नियुक्त करते थे। लेकिन 1853 में किया गया कि अब खुली प्रतियोगिता होगा, जो भी सिविल सेवा में आना चाहता है उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस समय ये ICS कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय पहले ऐसे व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो प्रथम ICS भारतीय के बने थे। सुभाष चंद्र बोस भी है जो ICS पास किए थे 1920 में और ये 4था रैंक लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी, तो देखिए राजकुमारी अमृता कौर है जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। वहीं सरदार बलदेव सिंह देख रहे हैं वो क्या थे, रक्षा मंत्री थे। VT कृष्णमाचारी को आप जो देख रहे हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। वहीं जॉन मथाई है ये प्रथम गणतंत्र भारत के ये प्रथम वित्त मंत्री थे। जॉन मथाई है जो प्रथम वित्त मंत्री थे कब, गणतंत्र भारत के, यानी कि संविधान लागू होने के बाद। वहीं स्वतंत्र भारत के पूछेगा प्रथम वित्त मंत्री तो वो हो जाएंगे RK शनमुखम शेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, 26 का आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आसियान का गठन कब हुआ। तो देखिए जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके देशों को संगठन है आसियान है और इसकी स्थापना है जो 1967 में हुआ था।
इसमें 11 सदस्य हैं। देखिए 11वां सदस्य अभी है जो हाल ही में तिमोर लेस्ते है जो जुटा है, सबसे नवीनतम सदस्य हैं जो तिमोर लेस्ते हैं। 1967 में इसका स्थापना हुआ था। आसियान के 11 सदस्य हैं। बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान का स्थापना हुआ था। 2025 में आसियान संगठन की जो अध्यक्षता है जो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का रहा कि वेलेंटाइन सिरोल ने किस संगठन को भारतीय अशांति का संगठन कहा था। तो देखिए वेलेंटाइन सिरोल है जो भारतीय आर्य समाज थे, भारतीय आर्य समाज नहीं, जो आर्य समाज थे सी नंबर, उसको ये भारतीय अशांति का संगठन माना था। इसकी स्थापना है जो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसको अशांति का संगठन बताया। वहीं व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के जो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे जो दादाभाई नौरोजी थे, और ये उदारवादी दल से ये पहले सदस्य बने थे। कौन? दादाभाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पवना विद्रोह कह रहा है कि पवना विद्रोह कब हुआ था। तो पवना विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पवना विद्रोह जो बंगाल में हुआ था, ये कब हुआ था। तो 1873 में हुआ था, और यह एक किसानों का एक विद्रोह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए। 30 नंबर कह रहा है कि मूल शंकर किसका वास्तविक नाम था। तो मूल शंकर है जो दयानंद सरस्वती का नाम है। मूल शंकर वास्तविक नाम था दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। वहीं विवेकानंद का आप नाम देखिएगा तो इनका नाम था नरेंद्र दत्त इनका नाम था। दयानंद सरस्वती है जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे, और यही नारा दिए थे बैक टू वेदांत, और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन का भी संचालन किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। सिमुक है जो सातवाहन का संस्थापक कौन था। सिमुक था। वासुदेव है जो कण्व वंश के संस्थापक है जो वासुदेव थे। तो इस प्रकार से राष्ट्रकूट वंश पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विजयालय किस वंश का संस्थापक था। विजयालय है जो चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजयालय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। 1966। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर हुआ था। ये अयूब खां थे उनके बीच में, और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। देखिए ये ताशकंद है, ये ताशकंद उस समय सोवियत संघ के ये क्षेत्र था, लेकिन जब 1991 में 1991 में जब ये टूटा तो अभी किसके बीच में, ये जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पर पड़ता है ताशकंद। तो ये समझौता हुआ था भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच में ये समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, 22 दिसंबर 1939 को किसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो पूछ रहा है कि मुक्ति दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया गया था। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसमें क्या हुआ था कि भारतीयों से बगैर पूछे हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के सभी जो राज्य में जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद से क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया था। कांग्रेस से उनको लग रहा था कि छुटकारा मिल गया, तो मुक्ति दिवस मनाया था। कब? ये 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया था? क्योंकि कांग्रेस ने सभी राज्यों से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, इसी की वजह से इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कह रहा है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष निम्नलिखित में किस स्थान का यात्रा किया था। तो देखिए 10वें वर्ष यात्रा है जो बोध गया का किया था। बोध गया पर क्या था, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, इसलिए यहाँ पर यात्रा किया था। लुम्बिनी का यात्रा है जो 20वें वर्ष किया था, और यहाँ पर क्या हुआ है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ यात्रा किया था। कलिंग है जो इसके अपने शासन के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना है जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया जाता है।
पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये पिट्स है जो वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था, ये पिट्स। चार्टर्ड एक्ट 1813 देखिए पहला ऑप्शन में क्या करा है, चार्टर्ड एक्ट 1813 है। यहाँ पर क्या किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया था, यानी कि दूसरे जो व्यापारी संगठन है या कोई भी कंपनी है वो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापार है जो जारी रहा, जो आगे चलकर 1833 एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। वही देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें क्या किया गया था, पहली बार ये लाया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अधीन किया गया था। इसके तहत पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर का आ रहा है, देखिए किस अधिनियम ने सर्वप्रथम लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया था। देखिए उच्चायुक्त है जो हाई कमिश्नर जिसको कहते हैं, इसका सृजन है जो 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1909 के जो अधिनियम है इसको मार्लो मिंटो एक्ट कहा जाता है, क्योंकि मार्लो उस समय भारत सचिव था और मिंटो है जो भारत के वायसराय था। 1935 का जो अधिनियम है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें पहली बार भारत को एक देश के रूप में मान्यता मिला था, यानी कि सभी क्षेत्र को संगठित करके भारत के रूप में मान्यता मिला। वहीं 1935 अधिनियम के तहत म्यांमार को अलग किया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी, सिविल सेवा की स्थापना की बात कही गई थी। इस प्रकार से 1935 का अधिनियम था। 1947 का अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद कर दिया गया था और भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्य का गठन किया गया था। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है भारत चीन के बीच पंचशील समझौता की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए पंचशील जो समझौता है पंडित नेहरू के द्वारा और चाइना के बीच में 1954 में किया गया था पंचशील समझौता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पंचशील समझौता में 5 सिद्धांत दिया गया था, जिसमें पहला नंबर कि संप्रभुता की सम्मान करेंगे, दोनों देश है जो अपनी अपनी संप्रभुता की सम्मान करेंगे। दूसरा था कि आपसी गैर आक्रामकता, यानी कि एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा है कहा था कि आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा कहा गया था कि दोनों देश समान परिस्थिति की लाभ उठाएंगे। वहीं पांचवा कहा गया था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई थी, लेकिन चाइना है जो 1962 में भारत पर हमला करके गद्दारी किया था। चलिए 39 नंबर देखिए, पाल वंश के संस्थापक कौन था। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, और पाल वंश का जो क्षेत्र था आप जानते हैं कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो पाल वंश के नेतृत्व में संचालित हो रहा था। देखिए गोपाल है जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था और ये बिहार के नालंदा में है। वही धर्मपाल है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, ये भागलपुर में वर्तमान में बिहार के हैं। इस प्रकार से पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 कह रहा है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया था। तो देखिए सबसे पहले रामसर कन्वेंशन क्या है, तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो आर्द्र भूमि है उसके आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये हुआ था। कब, तो 1971 में ईरान के रामसर में आयोजन इसका किया गया था। और ये भारत जो शामिल हुआ था उसके 11 वर्ष बाद यानी 1982 में भारत शामिल हुआ था, जबकि 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि दिवस है जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में भी 91 रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक है 20 आर्द्रभूमि के साथ तमिलनाडु पहले स्थान पर है। बिहार का सबसे पहला जो रामसर साइट था वो बेगूसराय का कांवर झील था। वहीं दूसरा और तीसरा है नागी और नकटी जो डैम है जमुई का, उसको मान्यता प्राप्त मिला है। तो इस प्रकार से जो भारत है रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया था, 1982 में किया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या अभी वर्तमान में 111 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है। वेलिंगटन द्वीप देखिए ये भारत का पश्चिम तटीय राज्य है। तो केरल में वेलिंगटन द्वीप है। कहाँ है, केरल में। ये सामरिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण द्वीप है, हाल ही में चर्चा में था, इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो ये केरल में है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में सोलास वन पाया जाता है। तो सोलास वन है जो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में यानी कि दक्षिण भारत में सोलास वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
44 नंबर 44 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो नर्मदा नदी पर है जो सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। ये हो बिजली के लिए, हो सिंचाई के लिए, पर्यटन के लिए और मछली पालन के लिए, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो नर्मदा नदी पर कौन सा परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना है। इससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ क्षेत्र तक महाराष्ट्र को भी राज्य को लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ईरी झील कहाँ है। देखिए ईरी झील कह रहा है, तो ईरी झील पूछ रहा है कि कहाँ है। तो ये उत्तरी अमेरिका में ईरी झील, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर ये ईरी झील है। ईरी झील कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एटलस पर्वत कहाँ है। तो देखिए एटलस पर्वत है जो अफ्रीका में है। देखिए जो अफ्रीका के मैप ठीक इस प्रकार से जब हम बनाते हैं, अब देखिए अफ्रीका का मैप, देखिए अफ्रीका किस प्रकार से दिखता है। तो अफ्रीका का इस प्रकार से लगभग दिखता है। देखिए इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो उत्तरी सहारा क्षेत्र है वहीं पर ये एटलस पर्वत है। अगर पूछेगा आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो आल्प्स पर्वत है यूरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेब्राडोर सागर कहाँ है। पूछ रहा है कि लेब्राडोर सागर कहाँ है। तो ये लेब्राडोर सागर है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। लेब्राडोर सागर, यहीं से ठंडी जलधारा है जो लेब्राडोर निकलता है। ये कनाडा और जो ग्रीनलैंड है उसके बीच में ये सागर है, वहीं पर से क्या है, लेब्राडोर सागर है। वहीं से ठंडी जलधारा लेब्राडोर की धारा निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर स्थिति की निगरानी रखने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये बांग्लादेश के जो सीमा की निगरानी देखने के लिए ये बनाए हैं राजीव गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि पिछले साल से देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में वहाँ के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है, जिसके वजह से वहाँ काफ़ी अशांति का माहौल रहा था, जिसकी सीमा के देखरेख के लिए राजीव गांधी के नेतृत्व में एक समिति बनाया गया भारत में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का प्रथम एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिला में खोला गया है। तो ये पूर्णिया में खोला गया है, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, 50 क्या कह रहा है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। देखिए भगत सिंह हैं और उनके दोस्त हैं, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो इनके बदला लेने के लिए बदला लेते हैं, किससे, सैंडर्स से बदला लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 में ये भारत आए थे। इन्हीं का विरोध जब लाहौर में कर रहे थे तब सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब, 28 नवंबर 1988 को 28 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसके वजह से भगत सिंह और उनके दोस्त हैं जो सैंडर्स को हत्या करने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, बार्ली लोक चित्रकला किस राज्य का है। तो बार्ली लोक चित्रकला है ये महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठन सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए सार्क के जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में हुआ था सार्क का स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में है। इसके कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, वहीं मालदीव है और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। तो सार्क का स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर हो जाएगा काठमांडू और इसके सदस्य कितने हो जाएंगे, तो इसके 8 सदस्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो भारत में जब 1952 की नीति आया था तो 33% का आंकड़ा रखा गया था कि टोटल जो एरिया है उसका 33% होना चाहिए। अभी वर्तमान में 25% है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस देश में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है। तो झूम खेती को मिल्पा है जो मैक्सिको में कहा जाता है। मिल्पा यानी कि मैक्सिको में होता है। देखिए झूम खेती का मतलब होता है कि किसी भी वन क्षेत्र है वहाँ पर आग लगा दिया जाता है, जिसके वजह से वहाँ की राख, जिसको
राख है जो ज़मीन में मिल जाती हैं, वहाँ के कुछ समय तक उर्वरता शक्ति है जो बढ़ जाती हैं और वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। फिर उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी और क्षेत्र में यही प्रक्रिया को अपनाया जाता है, झूम खेती होता है। देखिए वियतनाम में देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वियतनाम, तो वियतनाम में जो झूम खेती होता है उसको कोनिको कहते हैं, कोनुको कहते हैं। कहाँ? तो वियतनाम में। वहीं मलेशिया में क्या कहते हैं? तो मलेशिया में लदांग कहते हैं झूम खेती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को। वही है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी है जो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। पेमोलॉजी क्या है? तो पेमोलॉजी है पोमोलॉजी है जो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। वहीं पेडोलॉजी, देखिए पेडोलॉजी है जो मिट्टी के जो अध्ययन करते हैं उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। तो पेडोलॉजी हो जाएगा। पोमोलॉजी फल का अध्ययन, वहीं माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो 55 का जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। कौन? फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो देखिए 2 ही विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी सब क्या है? बाकी सब है जो वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी है जो जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग उदाहरण है। तो पूछ रहा है कि डिप्थीरिया रोग है जो जीवाणु से होता है कि विषाणु से कि प्रोटोजोआ से होता है? तो देखिए जो डिप्थीरिया है, जो डिप्थीरिया किससे होता है? तो डिप्थीरिया होता है जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। देखिए जीवाणु से अन्य रोग क्या क्या है? हैजा है, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं वो भी जीवाणु से होता है, कुष्ठ रोग है, टेटनस है, प्लेग है, काली खांसी है, ये सभी क्या से? जीवाणु से होता है। फिर से सुनिए जीवाणु से क्या क्या रोग है? हैजा है, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, कुष्ठ रोग, टेटनस है, प्लेग है, काली खांसी है जो जीवाणु से होता है। वहीं देखिए विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है? तो छोटी माता है, चेचक है, पोलियो है, रेबीज, हेपेटाइटिस, खसरा, गुलसुआ, बर्ड फ्लू ये सब किससे हैं? तो विषाणु से हैं। वहीं प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस, काला जर और पायरिया है जो प्रोटोजोआ से रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रदूषण जनित रोग पारा की अधिकता से होता है? तो देखिए पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। देखिए मिनीमाता है जो जापान का शहर है, वहाँ पर ये रोग है जो काफ़ी मात्रा में हुआ था जिसके वजह से इस रोग का नाम मिनीमाता रखा गया है। वहीं देखिए ऑप्शन 1 कहता है इटाई है जो कैडमियम के अधिकता से ये रोग होता है। कौन? इटाई। ब्लैक फुट रोग है तो ये किससे होता है? ये जब आर्सेनिक की अधिकता होती है तो ब्लैकफुट रोग होता है। वहीं ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इटाई रोग है जो कैडमियम की अधिकता से होता है, ब्लैक फुट रोग है जो आर्सेनिक की अधिकता से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो नाइट्रेट की अधिकता से होता है, मिनी माता रोग है जो किससे होता है? पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। चलिए 59 नंबर देखिए कह रहा है कि शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश नहीं होगा, सूर्यवंश का पहला शासक कौन था? यानी कि जब मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की उसके बाद कौन शासक बना था? तो ये बने थे इस्लाम शाह के बाद बना था फिरोज शाह। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद कौन सा बना था? तो इस्लाम शाह बना था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो देखिए शिक्षा पर लगभग 20% टोटल बजट का ये अबकी बार खर्च किया जाएगा बिहार में 25-26 के बजट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो देखिए पीत रस का जो स्राव होता है जो लिवर से होता है पीत रस का स्राव, वहीं पित्ताशय में जा कर के ये एकत्रित हो जाता है। पित्ताशय में जाके क्या होता है? पीत रस एकत्रित होता है। वहीं सिक्रेट कहाँ से होगा? तो यकृत से होगा, इसका श्रवण होगा यकृत से, जबकि जमा हो जाएगा पित्ताशय से। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या है? हाइड्रो मतलब होता है जल, पोनिक्स मतलब मिट्टी विहीन, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या हो गया? बिना मिट्टी के पौधे उगाना, तो ये हाइड्रोपोनिक्स विधि कहलाएगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो धान अनुसंधान है जो फिलीपींस की मनीला में स्थित है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है। देखिए मनीला में
ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थापित है। वहीं फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में, जो एशिया के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए, और वहीं भारत में धान अनुसंधान जो है ओडिशा के कटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान यानी कि 2025 में कौन है? तो 2025 में मन्नू भाई पंचोली है जो मुख्य न्यायाधीश अभी पटना उच्च न्यायालय का है। देखिए, टोटल भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें सबसे नवीनतम है जो अमरावती आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, जो सबसे नवीनतम है। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके कार्यकाल होता है 62 वर्ष की उम्र तक उसके कार्यकाल होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। देखिए 65 नंबर है, बिहार सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा रोड मैप 2023 से 28 तक अपनाया गया है? देखिए, जो कृषि रोड मैप है, जो पहला कृषि रोड मैप था, देखिए ऑप्शन नंबर डी, जो पहला था वो 2008 से लेकर के 12 तक चला था। वहीं जो दूसरा रोड मैप था जो 2012 से लेकर के ये 17 तक चला था। वहीं तीसरा कृषि रोड मैप है जो 2017 से लेकर के 2023 तक चला है। अब जो 2023 से 28 तक है वो चौथा रोड मैप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। 66 क्या कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में किसने कहा था कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट है जो संविधान सभा में KT शाह के द्वारा कहा गया था। देखिए, नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP है जो भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है और ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें राज्य के संसाधन पर आवंटित के अनुसार योजना बनाई जाती हैं, उसके अनुसार है जो लोगों का कल्याण किया जाता है। इस आधार पर DPSP है जो संसाधन पर डिपेंड करता है कि कितना कल्याण किया जा सकता है। इसी बात को लेकर KT शाह कहे थे कि एक ऐसा चेक है जो बैंक यानी कि राज्य को जब सुविधा होगी तब वो अदा करेगी, इस पर कोई अनिवार्यता नहीं है, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा कहा गया था। देखिए 67 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था? तो देखिए 6 राज्य में द्विमंडलीय विधानमंडल का मतलब होता है कि विधान सभा और विधान परिषद। अभी भी वर्तमान में 6 राज्य ही हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चा तीबू द्वीप कहाँ है? देखिए, कच्चा तीबू द्वीप है जो जब भारत का ऐसे जो साउथ एरिया है यहाँ पर श्रीलंका है, इसके बीच में ही कच्चा तीबू द्वीप है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? कच्चा तीबू द्वीप है। हाल ही में विवाद हुआ था कच्चा तीबू द्वीप को लेकर के, क्योंकि एग्रीमेंट के लेकर के इसका विवाद हुआ था। यहीं पर देखिए पाक जल संधि, यहीं पर है पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि ताइवान का आधिकारिक नाम क्या है? जो ताइवान का आधिकारिक नाम क्या है? तो रिपब्लिकन ऑफ चाइना है जो ताइवान का आधिकारिक नाम है। क्या है? रिपब्लिकन ऑफ चाइना है जो ताइवान का आधिकारिक नाम है। वहीं पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना है जो चीन का आधिकारिक नाम है। तो चीन का आधिकारिक नाम हो जाएगा पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना, वहीं ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम हो जाएगा रिपब्लिकन ऑफ चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए। 70 नंबर कहता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो 1951 में आया था। इसमें चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार है उनकी क्या कैटेगरियाँ होनी चाहिए, उनकी क्या सेवा शर्त होनी चाहिए, इसके बारे में जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो 1951 में संसद द्वारा बनाया गया था। चलिए 71 नंबर देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना है जो 1954 में किया गया था। ये संस्था है जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वही इसका खर्चा का वहन करती है। कौन? संस्कृति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप आधारित पासपोर्ट किस देश के द्वारा जारी किया गया है? जो चिप आधारित जो पासपोर्ट है वो भारत के द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर गुलाम वंश का अंतिम व्यक्ति कौन था? तो जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंतिम शासन कौन थे? तो क्यूमर्स था। वहीं दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कब? 1206 में ये इस वंश का स्थापना करते हैं। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाता है तब 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया जाता है। वहीं इसके अंतिम जो शासक थे कैकुमर्स थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं। तो कर्नाटक युद्ध कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। देखिए पहला है जो 1746 से लेकर के 48 तक हुआ था और इसमें एक सेपल की संधि के तहत ये युद्ध है जो समाप्त हुआ था। दूसरा है जो 1749 से लेकर के 54 तक दूसरा युद्ध चला था जो पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। वहीं तीसरा है जो 1756 से लेकर के 1763 तक चला था जो पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। कर्नाटक युद्ध है भारत में जो इंग्लैंड वर्सेस किसके बीच, फ्रांस के बीच ये लड़ा गया था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना को कब शुरू किया गया। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा स्माइल योजना है जो 2022 में शुरू किया गया था और मेनली रूप से ये ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग को कल्याण करने के लिए स्माइल योजना का प्रारंभ किया गया था। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी स्थल जलाशयों और बांधों सहित अपनी विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रबंधन के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो जाना जाता था। तो ये धौलावीरा जाना जाता था। यहाँ पर जल प्रबंधन इतनी अच्छी से थी कि बाढ़ आने का संभावना बहुत ही कम था। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में है। वहीं देखिए लोथल है, लोथल क्या था, एक डॉकयार्ड था यानी कि एक बंदरगाह था। वहीं मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। हड़प्पा है जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा 1921 में दायराम सानी के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था, उसी की वजह से इस सभ्यता का नाम है जो हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक ग्रंथ को सामूहिक रूप से वेदत्रयी नहीं कहा जाता है। तो देखिए वेदत्रयी में 3 ही वेद आते हैं, सामवेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद आते हैं। अर्थवेद है जो वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 78 नंबर कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थल स्थानीय समय क्या होगा। इनकी कह रहा है कि जब ग्रीनविच रेखा है वो पर अगर 12 बज रहा है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर वहाँ स्थानीय समय क्या होगा। तो देखिए जब हम जानते हैं कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो क्या 90 डिग्री पार करना है तो 90 × 4 यानी कितना हो गया, 9 × 36 360 मिनट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 0 से 0 चल जाएगा, 6 से 6 तक 36 यानी कि 6 घंटा हो गया। तो देखिए जब भी हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर अगर हम चलते हैं तो प्लस में चलते हैं यानी कि आगे की तरफ बढ़ता है। तो आगे की तरफ जब पूर्व दिशा में जाएंगे तो 6 घंटा क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा, क्योंकि दोपहर बज रहा है ग्रीनविच रेखा पर, तो शाम के 6 बज जाएगा कहाँ पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगर 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का था तो हम 12 बज रहा है तो 6 घंटा घटा देते यानी कि सुबह 6 बज जाता। लेकिन यहाँ पर पूर्वी देशांतर है तो जब भी ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो घंटा है या समय है जो जुड़ता है, वही पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो समय है क्या, घटता है। तो इसका हो जाएगा शाम 6 बजे। चलिए 79 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिए थे। देखिए अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था। ये कब दिया गया था, 1912 के में ये सिद्धांत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अक्षांश सामान्यतः निम्नलिखित में किस अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। देखिए ये ग्लोब है, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है। जब हम 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में जाएंगे तो ये क्या है, यही अक्षांश कहलाता है। 30 से 35 डिग्री पर, 30 से 35 डिग्री पर क्या है, अक्षांश का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। वहीं चक्रवात में जब आता है तो उसको चक्रवात के नाम से जानते हैं। टाइफून, देखिए ऑप्शन देखिए बी नंबर जो कह रहा है क्या है, टाइफून कह रहा है। तो टाइफून है जो दक्षिणी चीन सागर में आता है उसको टाइफून कहते हैं। वहीं हरिकेन कह रहा है तो हरिकेन कौन हो जाएगा, हरिकेन कहाँ आता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है। ये कनाडा और अमेरिका के ये पूर्वी तट पर जो आता है उसको हरिकेन कहते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको विली विली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, 82 कह रहा है कि विक्टोरिया झील किस देश से घिरा हुआ है। तो किस देश से नहीं घिरा हुआ, देखिए नहीं पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस देश से नहीं घिरा हुआ। तो देखिए ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है। यहाँ पर देखिए तंजानिया है, कौन सा देश है, यहाँ पर तंजानिया है। वहीं पर देखिए यहाँ पर केन्या है और यहाँ पर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो युगांडा है, युगांडा है।
तो कौन सा देश है? नाइजर है। नाइजर से विक्टोरिया झील नहीं निकला हुआ है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है और विश्व के सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है और विक्टोरिया झील से ही निकलता है। तो विक्टोरिया झील है जो तंजानिया, युगांडा, केन्या से घिरा हुआ है, जबकि नाइजर से वो सीमा नहीं लगता है। चलिए 83 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा परत हमें दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए स्थिति क्या होती है, ये सन हो गया, ये सन और ये मून यानी कि चंद्रमा हो गई और ये पृथ्वी हो गया, अर्थ। जब अर्थ और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती हैं तब सूर्य ग्रहण का कंडीशन बनता है। और जब सूर्य ग्रहण बनता है तो हमें बाहरी जो आवरण है कोरोना, जो बाहरी आवरण सूर्य ग्रहण के दौरान जो बाहरी आवरण कौन सा है? कोरोना, वही हमें दिखाई देता है। तो ये कोरोना है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हमें दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या है कि जिसका समाप्त हो जाए, यानी कि अभी है लेकिन भविष्य में समाप्त हो जाए। तो देखिए सौर ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होगा, पवन ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होगा, बायोमास ऊर्जा जो कभी नहीं समाप्त, पेट्रोलियम ऐसा पदार्थ है जो आज न कल खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है? पारंपरिक है। जबकि ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मित्र भूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मित्र भूषण जो पुरस्कार है वो कहाँ का है? वो श्रीलंका का है। मित्र भूषण पुरस्कार जो प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि कलादान प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच है? तो देखिए कलादान प्रोजेक्ट है जो चिकन नेक जो पड़ता है भारतीय क्षेत्र के, देखिए ये अगर हम बनाते हैं इसे करके, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्किम वाला जो क्षेत्र है बहुत ही पतला हो जाता है। तो हम क्या किए हैं, हम अपने नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए म्यांमार से क्या किए हैं? कलादान समझौता किए हैं कि डायरेक्ट हमारा सामान है जो पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट ये चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा? म्यांमार में, और वहाँ से फिर हम जो अपने पूर्वोत्तर एरिया है वहाँ पर कोई भी सामान का पहुँचा जल्दी जा सकते हैं। क्योंकि ये चिकन नेक्स्ट जो बांग्लादेश के जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, जो सिक्किम है, असम का जो कुछ क्षेत्र है, वो बहुत ही वहाँ पर पतला है, वहाँ पर जाने में असुविधा होती है। तो हमारा उत्तर पूर्व से लगाव अच्छा रहे, जिसके वजह से हमने क्या किया? म्यांमार से कालादान प्रोजेक्ट किया है ताकि हम अपने सामान को परिवहन ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर सके। तो कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच में है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा नहीं लगता है? तो देखिए म्यांमार की सीमा कौन कौन लगता है? अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद क्या है? मणिपुर है, उसके बाद क्या है? मिजोरम है। तो मिजोरम है, मेघालय से नहीं लगता है। मेघालय से किसकी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 2025 में कितना है? 93 है। वहीं 2024 में भारत का जो स्थान था 96 था। तो अभी कितना है? अभी 93 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? देखिए साइक्लोन अभ्यास है जो भारत और मिस्र के बीच होता है। वहीं बांग्लादेश के साथ है जो संप्रीति अभ्यास है, बोंगो सागर अभ्यास है जो बांग्लादेश के साथ होता है। नेपाल के साथ है जो सूर्य किरण अभ्यास है। वहीं फ्रांस के साथ है जो शक्ति है, गरुड़ शक्ति है, सी ब्रिज है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। क्वेश्चन था साइक्लोन अभ्यास, तो साइक्लोन मिस्र के साथ और भारत के साथ होता है। क्वेश्चन 90 नंबर देखिए कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि किसे नियुक्त किया गया? कौन थे मुख्य अतिथि थे? तो ये थे जो इंडोनेशिया के प्रोविंदो सुबंतो थे। ये 2025 के जो गणतंत्र दिवस थे उसके मुख्य अतिथि थे। देखिए जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें इंडोनेशिया के ही चीफ गेस्ट बनाया गया था, वहाँ के राष्ट्रपति आए थे। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए बंद अर्थव्यवस्था का सिंपल सा मतलब है कि जब सामान है जो आयात निर्यात है, न ही आयात होगा न निर्यात होगा तो बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी कि आप अपने देश में या अपने क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं, बाहरी सामान का आप नहीं मंगवा रहे हैं न भेज रहे हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी? बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी कि डी, न तो आयात और न ही निर्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद है और यह अजमेर में, देखिए एक संस्कृत विद्यालय था, उसको 2.5 दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मस्जिद के रूप में उसका ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, जिसके वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद है, वो अजमेर में पड़ता है। किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है?
देखिए कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय में सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ था। ठीक, किसके समय में हुआ था? शाहजहाँ के समय में हुआ था। लाल किला हो या मोती मस्जिद है या देखिए ताजमहल है, इस प्रकार से विनिर्माण बहुत ही ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से निर्माता इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है जो शाहजहाँ के समय में हुआ था, इसकी वजह से इसको राजकुमारों का, निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस मुगल बादशाह की आत्मकथा विश्व साहित्य में सबसे रोमांचकारी कृतियों में से एक मानी जाती हैं? तो ये माना जाता है बाबर की। बाबर का जो आत्मकथा है, बाबर खुद लिखा हुआ था, तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में था। इसमें बाबर अपने जीवन की पूरी कहानी बताता है। तुजुक ए बाबरी है जो तुर्की भाषा में था, बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने के द्वारा फ़ारसी भाषा में इसे ट्रांसलेट किया गया था। इसे विश्व इतिहास में काफ़ी रोमांचकारी माना जाता है। बाबर है जो मुगल वंश का संस्थापक था। ये पानीपत का युद्ध है जो 1526 में लड़ा था और इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश का स्थापना किया था। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन महाजनपद गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित था? तो ये कौन था? ये था अस्मक। अस्मक था और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी पुत्तन। ये कहाँ था? लगभग महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, जो गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में था, और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हरिसेन किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन है जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जब समुद्रगुप्त की, इसमें हरिसेन की जो हरिसेन है जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, इसमें समुद्रगुप्त के विजय गाथा का वर्णन करता है, और इसको कि किसके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर 97 नंबर कि नान्यदेव किस वंश के संस्थापक थे? तो नान्यदेव है जो कर्कट वंश के संस्थापक थे। ये मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र था, उस क्षेत्र में ये वंश स्थापित हुआ था, और इसकी राजधानी थी जो सिमरावगढ़ थी, और इसके अंतिम शासक थे जो हरि सिंह थे। वही देखिए पहला वंश कह रहा है कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुडुलकटफिशिस थे, और कुषाण वंश के सबसे जो महानतम शासक थे वो कनिष्क हुए थे। वहीं हड़यक वंश है, हड़यक वंश के संस्थापक है जो बिंबिसार के द्वारा किया गया था, और भारतीय इतिहास में ज्ञात रूप से पहला जो वंश है जो हड़यक वंशी है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको माना जाता है। शुंग वंश है, शुंग वंश है जो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धत्र की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए नेपाल से बिहार के 7 जिला है जो सीमा बनाती हैं। वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, उसके बाद मधुबनी है, उसके बाद क्या है? सीतामढ़ी के बाद कौन सा आता है? सुपौल आता है, उसके बाद सहरसा, और उसके बाद किशनगंज। देखिए किशनगंज तो इसमें सीतामढ़ी है ही, किशनगंज है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है, गोपालगंज की सीमा है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, न कि नेपाल से। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? देखिए बिहार में जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन है जो 2005 में लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन है जो 1968 में लागू हुआ था। बिहार में अब तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन है जो लागू हुआ है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है? तो राजकोषीय घाटा का अनुमान अभी 4.4% लगाया गया है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए 4.8 है जो 2024-25 के लिए 4.8 लक्ष्य रखा गया था, वहीं 2025-26 के लिए है 4.4% है जो राजकोषीय घाटा है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सेकेंड जो सेट है वो अब समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।